गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम रेट लॉ की हम बात कर रहे हैं इसमें। रेट लॉ, तो रेट लॉ में रेट कांस्टेंट और केसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या हुआ करेगा, जैसे a प्लस बी है और दैट इम्प्लाइज c प्लस डी। तो रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जो कंसंट्रेशन है, हमने कल आपको बता रखा था, जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, N/V है। तो कंसंट्रेशन ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, रेट की बातें मैं कर रहा हूँ। तो रेट इक्वल टू है ना, उसी तरह हमारा क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, है ना। तो जिस रेट से ये फॉरवर्ड जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों ही क्या होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड की चेंजिंग, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जहाँ भी हम देख रहे हैं, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेट क्या है, ये हो जाएगा। अब रेट की वैल्यू हमने तो निकाल लिया, तो अगर हमने कहा ए से इधर जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर बात करता हूँ। रेट है ना भाई, तो रेट इसको हम सिंबल हटाएंगे, रेट इक्वल टू, अब मान लीजिए हमारा रेट क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, इसको हटा दें, कांस्टेंट दैट इज द के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इक्वेशन में फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम सेकंड की बात करें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, डिवाइड कर दे इक्वेशन, मेरे पास ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट वी गेट, क्या पाएंगे इसमें हम, कि आर बी अपॉन आर एफ इक्वल टू के बी अपॉन के एफ इंटू कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी अपॉन कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। ठीक है, तो जो रेट है, रेट हमने क्या बोला, दोनों बराबर है। अगर इक्वल होता आर बी आर एफ दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ लिख दूँ मैं, व्हेन आर बी इज इक्वल टू आर एफ देन कैंसल आउट 1, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी, तो ये बोलेंगे के सी इक्वल टू होता है के एफ अपॉन के बी। तो देखिए रेट कांस्टेंट जो हमने इक्वल यहाँ पे लगा रखा है, रेट कांस्टेंट दैट इज़ द के एफ, रेट कांस्टेंट दैट इज़ द के एफ, और के बी इन दोनों के बराबर क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के सी। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, के सी, देन के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो इसको ये भी बोल सकते हैं के सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास इस तरह की जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जो भी इसके अगर कोफिशिएंट होगा तो कोफिशिएंट इसके क्या लग जाएंगे, पावर में। चलिए दूसरा एक और, ये हो गई मेरे पास रूल नंबर 1, और रेट लॉ निकालते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है उसका क्या होगा, N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी बातें भी हम करेंगे। हो गया।
नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो रेट लॉ को एक फार्मूले से इसी तरह की फार्मूला है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये तो हो गई मेरे पास कि डिराइव हम कैसे करें, डेरिवेशन हमारा जो केसी आ रखा है वो केसी कैसे आया, तो वो हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे, अब देखिए अब मैं यहाँ से क्या बता रहा हूँ। मान लीजिए इसकी कोफिशिएंट A है, इसकी कोफिशिएंट B है, इसकी कोफिशिएंट C है, इसकी कोफिशिएंट D है। तो इसका अगर Kc बोलेंगे हम तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन C का C हो जाएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D का D हो जाएगा कोफिशिएंट, फिर A कंसंट्रेशन ऑफ A का यहाँ लिखेंगे और कंसंट्रेशन B का यहाँ लिखेंगे, तो ये होगा। तो जो भी इसकी कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, पावर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल N2 प्लस S2 दैट इम्प्लाइज NH3, ये 2 और ये 3 है। तो इसकी अगर हम Kc बोलेंगे, कैसे लिखना है Kc, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 की पावर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई N2 और कंसंट्रेशन S2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। तो इसकी अब वैल्यू भी देगा, जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू भी देंगे। अब मैं आपको वैल्यू भी देना सिखा रहा हूँ। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए इसमें दे रखा है कि NH3 की वैल्यू दे रखा है अपने पास 0.1 मोलारिटी कंसंट्रेशन होगी, इसकी दे रखा है 0.01 और इसकी दे रखा है 0.01। ये दोनों क्या है, मोलारिटी है, कंसंट्रेशन है। तब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो अब क्या रखेंगे यहाँ, Kc इक्वल टू NH3 की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 0.01 का इंटू 0.01 का क्यूब। इससे आपको क्या आ जाएगा, Kc की वैल्यू आ जाएगा कि वो कितना हमारा आता है। ठीक है भाई, तो ये आपका होता है, ये कंसंट्रेशन टर्म देगा उससे निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन देगा, कंसंट्रेशन की फॉर्मूला है, तो कंसंट्रेशन हम इस तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स देगा तो वॉल्यूम भी देगा, तो कंसंट्रेशन में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हम रेट लॉ, एक्टिव मास भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं। तो एक्टिव मास अगर आपको निकालने के बोलेगा तो हम एक्टिव मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो एक्टिव मास दैट इज द ये सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसके भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसके बारे में, क्वेश्चन PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बना, ये मेरे पास 0.1 मोलरिटी, ये मेरे पास 0.02 मोलरिटी, ये दे दिया 0.1 मोलरिटी। देन फाइंड द Kc फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, C प्लस O2 दैट गिव्स CO2। ठीक है, ये दे रखा है अपने पास 0.1, ये दे रखा है 0.01, ये दे रखा है 0.001 मोलारिटी कंसंट्रेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकलेगा, Kc की वैल्यू। और Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू।